आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों का स्थिति विवरण या बैलेंस शीट क्या होती है। हर एक बैंक साल में एक बार बैलेंस शीट निकालता है, अपना स्थिति विवरण निकालता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बैंकों की बैलेंस शीट का अध्ययन करना, जिससे बैंक के बारे में काफ़ी जानकारी हो सकती है कि वो लाभ में चल रहा है, हानि में चल रहा है, उसके एनपीए कितने हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या ऋण की क्या स्थिति है। अपन इसे डिटेल में पढ़ेंगे। व्यावसायिक बैंकिंग की प्रकृति और विभिन्न बैंकिंग कार्यों के आपसी संबंधों को समझने के लिए बैंक के स्थिति विवरण की संरचना को समझना ज़रूरी हो जाता है। और स्थिति विवरण में बैंक की विभिन्न संपत्तियों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। स्थिति विवरण में ये बैलेंस शब्द इसलिए है क्योंकि बैंक की समस्त संपत्तियों किसी समय समस्त दायित्वों के बराबर होती हैं। इट मीन्स दोनों पार्ट उसके इक्वल होते हैं। दायित्वों से तात्पर्य संपत्तियों के विरुद्ध दावों या क्लेम से है, इसलिए दावों को समग्र संपत्तियों यानी एग्रीगेट असेट्स के बराबर होना चाहिए। व्यावसायिक बैंक के स्थिति विवरण से हमारा तात्पर्य उस विवरण पत्र से होता है जो एक निश्चित समय पर बैंक की समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को तथा उन विभिन्न प्रमुख मदों को प्रदर्शित करता है जिनमें से कि ये संपत्तियां एवं दायित्व वितरित होते हैं। दरअसल बैंक की स्थिति विवरण से उसको देखकर ही उनकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। स्थिति विवरण को देखकर ये पता लग जाता है कि व्यावसायिक बैंक की कुल परिसंपत्ति या असेट्स कितनी है तथा इसकी संरचना किस प्रकार की है, अर्थात परिसंपत्तियां किन किन मदों के बीच बटी हुई हैं। इससे यह भी मालूम किया जा सकता है कि कुल देयताएं यानी कि लायबिलिटीज क्या हैं और उनकी संरचना कैसी है। इस प्रकार स्थिति विवरण किसी व्यावसायिक बैंक द्वारा किए गए समस्त व्यवसाय का एक स्पष्ट चित्र बताता है। एक उद्योग या बैंक के स्थिति विवरण में अंतर होता है। किसी उद्योग का स्थिति विवरण केवल वित्तीय स्थिति को ही प्रकट करता है, जबकि बैंक का स्थिति विवरण बैलेंस शीट जो है वो बैंक द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति एवं मात्रा को भी प्रदर्शित करता है। स्थिति विवरण द्वारा न केवल किसी बैंक की आर्थिक स्थिति मालूम होती है, बल्कि विभिन्न वर्षों में हुए आर्थिक परिवर्तनों का भी पता लगाया जा सकता है। विभिन्न बैंकों के स्थिति विवरण से उनकी आर्थिक स्थितियों में तुलना की जा सकती है। स्थिति विवरण की परिसंपत्तियों व देयताओं की संरचना को देखकर जमाकर्ताओं, अंशधारियों, देनदारों एवं लेनदारों के आर्थिक हितों से संबंधित सूचना भी मिल जाती है। अब है कि स्पेसिमेन का उसका बैंक की बैलेंस शीट का स्थिति विवरण का प्रारूप क्या है। प्रत्येक स्थिति विवरण के दो पक्ष होते हैं। बाएं पक्ष में देयताएं लायबिलिटीज आती हैं और दाएं पक्ष में संपत्ति असेट्स को दिखाया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंक भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 29 के अधीन वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ये स्थिति विवरण प्रस्तुत करते हैं। तृतीय अनुसूची के फॉर्म ए के अनुरूप ये स्थिति विवरण प्रस्तुत करते हैं और ये इस प्रकार होती है। पूंजी व देयताएं और परिसंपत्तियां, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे
एक एक चीज़ की एनालिसिस में कि इसका किस प्रकार बैलेंस शीट में चीज़ें आती हैं। देखिए, जैसा अपन ने बताया इसमें कि बैलेंस शीट में पहला है पूंजी व देयताएं। दरअसल जो स्थिति विवरण का दाहिना पक्ष है वो बैंक की संपत्ति की संरचना और बायां पक्ष उनके दायित्वों की संरचना को प्रकट करता है। बैंक के दायित्वों से तात्पर्य उन कोषों से है जो कि विभिन्न अंशधारियों या एवं निक्षेपकर्ताओं से विभिन्न मदों के रूप में प्राप्त किए गए हैं। बैंक की संपत्ति उन कोषों की ओर इंगित करती है जो कि विभिन्न व्यक्तियों को उधार दिए गए हैं तथा जिनसे बैंक को आय प्राप्त होती है। पहले भी मैंने बताया था, स्थिति विवरण के दोनों पक्ष हमेशा संतुलन में रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला पूंजी तथा दायित्व। पूंजी दायित्व पक्ष में प्रथम मद पूंजी की होती है। प्रत्येक बैंक को कार्य संचालन के लिए आरंभ में कुल पूंजी की आवश्यकता होती है। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बैंक को एक निश्चित मात्रा में पूंजी रखनी पड़ती है। पूंजी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसा ये बताया है 4। वैसे अधिकृत पूंजी, यह रजिस्टर्ड पूंजी भी कहलाती है। एक बैंकिंग कंपनी को रजिस्ट्रेशन के समय जितनी पूंजी को शेयरों से प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है वह अधिकृत पूंजी कहलाती है। क्लियर? नई स्वीकृति से ही एक बैंकिंग कंपनी अधिकृत पूंजी की सीमा से अधिक राशि शेयर पूंजी के रूप में जुटा सकती है। दूसरा है निर्गमित पूंजी। यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे जनता को खरीदने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। यह हिस्सों के रूप में होती है। प्राय समस्त अधिकृत पूंजी एक साथ निर्गमित नहीं की जाती। फिर है प्रार्थित पूंजी। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे जनता खरीदने को तैयार हो जाती है। प्राय यह निर्गमित पूंजी से कम होती है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के शेयर जनता के द्वारा खरीद लिए जाते हैं तो निर्गमित पूंजी प्रार्थित पूंजी के बराबर हो जाएगी। फोर्थ है प्रदत्त पूंजी। अंशधारी बैंकिंग कंपनी को जो भुगतान शेयरों के लिए करते हैं यह प्रदत्त पूंजी होती है। प्राय खरीदी गई या प्रार्थित पूंजी का भुगतान किश्तों के रूप में मांगा जाता है। अंतिम किश्त को चुका देने पर प्रार्थित पूंजी प्रदत्त पूंजी के बराबर हो जाती है। अंशधारी को जोखिम प्रार्थित पूंजी में अधिक नहीं होती है। बैंक की पूंजी उसका दायित्व इसलिए होती है कि यह पूंजी अंशधारियों की होती है, इसलिए बैंक अपने हिस्सेदारों का देनदार भी होता है। अब ये माना जाता है 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार कुल अधिकृत पूंजी का 50% से कम प्रार्थित पूंजी नहीं होनी चाहिए, ये माना जाता है। तथा परिदत्त पूंजी प्रार्थित पूंजी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ये अधिनियम में है। फिर आता है रक्षित कोष व अन्य रक्षित धन। दरअसल सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक बैंक एक रक्षित कोष का निर्माण करता है। यह कोष प्रतिवर्ष अतिरिक्त लाभों में से बनाया जाता है। हानि के समय बैंक अपने रक्षित कोष से जमा धन निकाल लेता है।
और इसी कारण से बैंकों को विनियोग सरलता से परिवर्तनशील प्रतिभूतियों में करना चाहिए और प्रत्येक बैंकिंग कंपनी नियमन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अपने लाभों का कम से कम 20% तब तक रक्षित कोष में रखता है या डालता जाता है जब तक कि रक्षित कोष परिदत्त पूंजी के बराबर नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त कई बैंक गुप्त कोष, जिसे बोलते हैं सीक्रेट फंड, या डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कोष, इनका भी निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के रक्षित कोषों में लगी हुई पूंजी बैंक के लिए दायित्व इसलिए भी होती है क्योंकि इसका निर्माण अवितरित लाभों में से किया जाता है। दरअसल इन पर अंशधारियों का अधिकार होता है। ये रक्षित कोष निक्षेपकर्ताओं को बैंक अवसायन के समय संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है जमाएं व अन्य खाते। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।